हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं थायराइड ग्रंथि। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो थायराइड ग्रंथि है, ये पूरी की पूरी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उनमें ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, इसकी उत्पत्ति की यदि बात करें तो इसकी उत्पत्ति भ्रूण की एंडोडर्म परत से हुई है। और यदि हम इसकी स्थिति की बात करें तो स्थिति क्या है इसकी, तो ये कहां पर पाई जाती है? तो ये बेसिकली नेक रीजन के अंदर पाई जाती है, ग्रीवा क्षेत्र में पाई जाती है। और ग्रीवा क्षेत्र में भी कहां पर पाई जाती है? तो ये ट्रैकिया व कंठ के मध्य पाई जाती है, या मैं यूं कह सकता हूं कि श्वास नली और लैरिंक्स के बीच में, या श्वास नली और कंठ के बीच में क्या होती है, ये पाई जाती है। अब यदि आप एक थायराइड ग्रंथि को देखोगे तो थायराइड ग्रंथि आपको द्विपालित नजर आएगी, यानी कि थायराइड ग्लैंड इज अ बाइलोब ग्लैंड, और आपको दो लोब्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और इन दोनों पालियों को, दोनों लोब्स को जो जोड़ने वाली रचना है उसको हम क्या कह देते हैं? इस्थमस कह देते हैं। ओके, अच्छा, ये जो निम्न कॉर्डेट प्राणी थे, उन निम्न कॉर्डेट प्राणी के अंदर थायराइड ग्रंथि नहीं पाई जाती थी। वहां पर क्या पाई जाती थी? एंडोस्टाइल। तो थायराइड ग्रंथि निम्न कॉर्डेट्स के एंडोस्टाइल के समजात होती है। मतलब जो निम्न कॉर्डेट्स के अंदर, नेक रीजन के अंदर जो एंडोस्टाइल पाई जाती थी, बिल्कुल थायराइड ग्रंथि उसके क्या होती है? समजात होती है। अब यदि हम थायराइड ग्रंथि का भीतर से यदि अध्ययन करें तो थायराइड ग्रंथि के अंदर बहुत सारी पुट्टिकाएं पाई जाती है। पुट्टिकाओं को हम इंग्लिश के अंदर फॉलिकल्स कहते हैं। बेसिकली यदि आप देखोगे तो इन फॉलिकल्स को कवर किए हुए, पुट्टिकाओं को घेरे हुए चारों तरफ क्या होती है? घनाकार उपकला पाई जाती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। और ये जो फॉलिकल्स होती है, इनकी जो गुहा होती है, इनकी जो अंदर की कैविटी होती है, उसके अंदर बेसिकली थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो संग्रहित रहते हैं, यानी कि स्टोर्ड रहते हैं। ओके, देखिए, हार्मोन्स नॉर्मली हम कहते हैं कि हार्मोन्स स्टोर नहीं होते हैं, लेकिन थायराइड ग्रंथि एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसके फॉलिकल्स के भीतर, उनकी कैविटी के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो क्या रहते हैं? संग्रहित रहते हैं। ओके, और ये जो फॉलिकल्स होती है जो कि थायराइड ग्रंथियों के पिंडों में पाई जाती है, उन फॉलिकल्स की भित्ति में दो मुख्य प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक का जो नाम है वो कौन सी है? दैट इज प्रिंसिपल सेल्स है। और दूसरी जो होती है वो कौन सी है? परापुटकीय कोशिकाएं, यानी कि पैराफॉलिकुलर सेल्स। अब ये जो प्रिंसिपल सेल्स है जो फॉलिकल्स की भित्ति में पाई जाती है, इनके द्वारा दो हार्मोन्स का स्त्रावन होता है। कौन कौन से? एक का तो नाम है T4, जिसको हम बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और दूसरा जो है वो कौन सा है? T3, जिसको हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। लेकिन ये जो ट्राई आयोडोथायरोनिन है ये कम मात्रा में स्रावित होता है, और जो ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है वो कौन सा है? T4 है। और आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, बेसिकली T4 जो है वही थायरोक्सिन हार्मोन भी है। और आप जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि का सबसे महत्वपूर्ण जो हार्मोन है वो कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन है, राइट। और ये जो उपरोक्त दोनों जो हार्मोन आप देख रहे हैं, T4 हार्मोन यानी कि थायरोक्सिन और T3, ये दोनों ही आयोडीनेटेड स्वरूप हैं। ये कैसे स्वरूप है? आयोडीनेटेड स्वरूप हैं। और इनमें से जो सबसे खास है थायरोक्सिन, इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर कंसंट्रेट करेंगे। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इसका निर्माण दो चीजों से होता है, एक तो आयोडीन और एक कौन सा? टायरोसिन अमीनो एसिड। याद रहे, टायरोसिन अमीनो एसिड और आयोडीन से थायरोक्सिन का क्या होता है? निर्माण होता है। और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि आयोडीन की सबसे अधिक सांद्रता का मतलब कितना है? लगभग 65%। आयोडीन की सबसे अधिक सांद्रता जो होती है वो किसमें पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है। साथ के साथ याद रखना, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन फीडबैक मैकेनिज्म के कंट्रोल में रहता है। वापस से बोल रहा हूं, थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावन फीडबैक मैकेनिज्म के कंट्रोल में रहता है। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? तो यहां पर देखिए, मैंने लिख रखा है सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावन व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? ब्लड लेवल ऑफ थायरोक्सिन के, राइट। मतलब क्या हुआ? फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है? देखिए, ब्लड लेवल ऑफ थायरोक्सिन, जब ब्लड लेवल ऑफ थायरोक्सिन कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज क्या होती है? बढ़ती है। तो ब्लड लेवल ऑफ थायरोक्सिन जब कम होगा तो थायरोक्सिन का सिक्रीशन बढ़ेगा, ज्यादा होगा, राइट। और जब ब्लड लेवल ऑफ थायरोक्सिन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन क्या होगा?
कम होगा। इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहा जाता है इसे? फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। अब देखिए, क्योंकि हम यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं और एंडोक्राइन सिस्टम में जितनी भी ग्रंथियां होती है उनका मुख्य काम क्या होता है? हार्मोन। और थायराइड ग्रंथि का सबसे महत्वपूर्ण जो हार्मोन है वो कौन सा है? थायरोक्सिन है। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है इसके कार्य क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि उसके कम स्रावन से या अधिक स्रावन से जीवों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन है उस थायरोक्सिन हार्मोन के गुणधर्म क्या है या फंक्शंस क्या हैं? राइट, इसके फंक्शंस क्या है वो देखिएगा। तो सबसे पहला फंक्शन, इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब ये किसका नियमन करता है? ये किसका नियमन करता है? तो वृद्धि एवं विकास का नियमन, ये इसका सबसे खास रोल है। ओके, याद रखना दूसरा रोल क्या है? ये किसको प्रमोट करता है? प्रमोट करता है किसको? कैटाबॉलिज्म को। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना। कैटाबॉलिज्म को क्या करता है? प्रमोट करता है, राइट। और एनर्जी रिलीज करवाता है, रिलीज एनर्जी। ये किसकी करवाता है? रिलीज एनर्जी। और साथ के साथ बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? ये बढ़ाता है, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। इसे कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कैलोरीजेनिक हार्मोन भी, कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर है? ये क्या है? कैटाबॉलिज्म को प्रेरित करता है, ऊर्जा की विमुक्ति करवाता है और बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कैलोरीजेनिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, याद रखना यह हार्मोन टेडपोल लार्वा के वयस्क मेंढक में कायंत्रण को भी प्रेरित करता है। यदि पानी के अंदर आयोडीन की मात्रा कम हो जाए तो मेंढक का जो टेडपोल लार्वा है वो वयस्क में बदल नहीं पाएगा। कायंत्रण का मतलब होता है मेटामॉर्फोसिस। तो मेंढक के अंदर ये मेटामॉर्फोसिस को भी क्या देता है? बढ़ावा देता है। साथ के साथ ये क्या करेगा? मेंटल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक, मेंटल डेवलपमेंट, मस्तिष्क के विकास के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक। और साथ के साथ ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो यह बीएमआर, बीएमआर को बोलते हैं आधारीय उपापचयी दर। आधारीय उपापचयी दर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट का नियमन करता है। बेसिकली ये आधारीय उपापचयी दर मतलब मेटाबॉलिक रेट जो होती है उसका भी क्या करता है? नियमन करता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन के महत्वपूर्ण क्या है? गुणधर्म है। अब हम ये देखेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन का अल्प स्रावन हो जाए तो कौन से रोग होंगे और थायरोक्सिन हार्मोन का अति स्रावन हो जाए तो कौन से रोग होंगे, वो आपको कंसंट्रेट करना है यहां पर। तो सबसे पहले अल्प स्रावन से होने वाले रोग, अल्प स्रावन से होने वाले रोग मतलब अल्प स्रावन से कौन कौन से रोग होते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन कम स्रावित हो जाए तो कौन कौन से रोग होंगे वो देखिए। सबसे पहला जो है वो क्रिटिनिज्म, राइट। क्रिटिनिज्म जिसको कि हम क्या बोलते हैं? जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म के नाम से इसको जानते हैं। क्रिटिनिज्म पहले तो याद रखना ये किस में होता है? बच्चों में, बच्चों में होता है। और इसके दो मुख्य गुणधर्म क्या है? तो एक तो बच्चों में बोनापन हो जाता है, बोनापन यानी कि ड्वार्फिज्म,
और दूसरा क्या हो जाता है, तो याद रखना मेंटल रिटार्डेशन, मतलब मस्तिष्क का विकास नहीं होता, मंद बुद्धि जिसको कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। और क्या क्या होगा, तो याद रखना बीएमआर, बीएमआर घट जाती है, बीएमआर क्या हो जाती, घट जाती है, राइट। और पल्स रेट यानी कि नाड़ी दर, नाड़ी दर, राइट, पल्स रेट, और ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है किसके, क्रेटिनिज्म के। ये उन बच्चों में होता है जिनमें कि थायरोक्सिन हार्मोन का प्रॉपर स्थापन नहीं होता है। नंबर 2, अब की बार डिजीज का नाम है मिक्सोडिमा, इसको गर्ल्स डिजीज कहते हैं, गर्ल्स रोग। ये आमतौर पर किस में होता है, आमतौर पर मादाओं में होता है, आमतौर पर किस में होता है, ये मादाओं में होता है। ओके, इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, तो देखो अलर्टनेस में कमी, अलर्टनेस में, अलर्टनेस में कमी, अलर्टनेस मतलब व्यक्ति जो है वो आलसी हो जाता है, चेहरे, चेहरे, मुख व हाथों पर वसा का जमाव हो जाता है, वसा का जमाव हो जाता है। ओके, और क्या हो जाता है, बीएमआर, शरीर की जो बीएमआर है वो घट जाती है, राइट। और क्या है, हृदय दर, हृदय दर यानी कि हार्ट बीट, हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर, राइट, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये सब किसकी निशानियां हैं, मिक्सोडिमा रोग की। ये दोनों किसकी हैं, मिक्सोडिमा रोग की। तो क्रेटिनिज्म तो बच्चों में होता है और ये आमतौर पर मादाओं में, और वो भी किसमें, वयस्क जो मादाएं होती है उनके अंदर क्या होता है, ये रोग होता है। तो क्रेटिनिज्म और मिक्सोडिमा। अब 2 अन्य रोग अभी पढ़ाऊंगा जो कि किसके हैं, जो कि अल्पस्रावन से होते हैं। और तीसरा जो रोग है वो बहुत बहुत कॉमन रोग है और उसको हम बोलते हैं, तीसरा रोग जो अल्पस्रावन से होता है, सरल गलकंड रोग, रोग जिसको कि हम बोलते हैं सिंपल गोइटर। ये किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है ये रोग। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। चलो, ये रोग कहां पर है, यह रोग, यह रोग एंडेमिक मतलब कि क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष में ही पाया जाता है। मतलब क्षेत्र विशेष का मतलब क्या हुआ, तो पहाड़ी इलाकों में यह रोग पाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में यह रोग पाया जाता है, क्योंकि क्योंकि वहां की भूमि में आयोडीन की कमी होती है। तो जो कुछ भी फसलें वहां पर ग्रो करती है उनमें आयोडीन की क्या होती है, कमी। अब प्रश्न उठता है कि पहाड़ी इलाकों की मृदा में आयोडीन की कमी क्यों हुई, तो पहाड़ी इलाकों पर क्या होते हैं, स्लोप होते हैं, ऐसे स्लोप होते हैं। तो बारिश का जो पानी है वो जब गिरता है मृदा के ऊपर तो
तो सारा आयोडीन जो है वो जल में घुलनशील होता है, तो आयोडीन मृदा में जो होता है वो वॉश ऑफ हो जाता है, धुल जाता है, तो इसलिए वहां पर मृदा में आयोडीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट का क्या करना चाहिए, आयोडाइज्ड नमक का सेवन करना चाहिए, ताकि फूड के साथ में क्या जा सके, रोजाना एक निश्चित आयोडीन की मात्रा शरीर के अंदर पहुंच सके। एक और चौथा रोग है जिसको बोलते हैं हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग, ये जो हाशीमोटो है वो एक जापानीज डॉक्टर है, राइट, जापानीज डॉक्टर था, उसके नाम के ऊपर ये रोग नाम रखा गया है हाशीमोटो रोग। इस हाशीमोटो रोग के अंदर क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्व प्रतिरक्षा से संबंधित, स्व प्रतिरक्षा से संबंधित रोग, इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें क्या होता है कि फॉलिकल्स जो होती है, फॉलिकल्स में उपस्थित थायरोग्लोबुलिन हार्मोन जो होता है, थायरोग्लोबुलिन हार्मोन, फॉलिकल्स में उपस्थित थायरोग्लोबुलिन हार्मोन की संवेदनशीलता से यह रोग उत्पन्न होता है। एक्चुअली क्या होता है कि इस रोग के अंदर शरीर जो है वो क्या करता है, शरीर थायराइड एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, जो थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सुसाइड मतलब आत्महत्या, इसे सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड कहते हैं। सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये जो चार रोग है ये किसके अल्पस्रावन से हुए हैं, तो ये चारों रोग जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावन से रोग हुए। आइए अब देखते हैं, दैट इज अति स्रावन से होने वाले रोग। अभी तक क्या था, कम स्रावन से होने वाले रोग, अब आते हम अति स्रावन से होने वाले रोग। अति स्रावन से होने वाले रोग, अब अति स्रावन हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा, तो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं नेत्र सेंधी रोग। नेत्र सेंधी रोग, इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। ये थायरोक्सिन की अधिकता से होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, नेत्र गोलकों यानी कि आई ऑर्बिट से बाहर निकलते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की शक्ल डरावनी लगती है, यानी कि इसको बोलते हैं स्ट्रेंज लुक। बात समझ में आ रही है, दैट इज नेत्र सेंधी रोग है। इस रोग का सबसे बड़ा लक्षण है कि नेत्रों के नीचे श्लेष्मा जमा हो जाता है, और जो आई ऑर्बिट्स हैं, नेत्र गोलक है, उनसे नेत्र का काफी कुछ हिस्सा बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की जो शक्ल है वो चौंकाने वाली जो शक्ल होती है, या जिसको कि हम कहते हैं डरावनी शक्लें, वैसी लगती है। तो स्ट्रेंज लुक इसकी विशेषता है। साथ के साथ ये याद रखना कि ये पेशेंट जो है इसके अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि कुछ भी स्टोर नहीं होता है। यहां पर जो है वो फूड स्टोर नहीं हो पाता, एवं उसका कंजप्शन
हो जाता है, जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, कंजप्शन हो जाता है, एंड नथिंग इज लेफ्ट टू स्टोर। साथ के साथ इस रोग में याद रखना बीएमआर क्या हो जाती है, बीएमआर जो होती है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, अधिक बीएमआर अधिक हो जाती है, राइट। शरीर तापमान जो होता है, शरीर तापमान बढ़ जाता है, राइट, शरीर तापमान बढ़ जाता है। हृदय दर, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। पल्स रेट यानी कि नाड़ी दर बढ़ जाती है, राइट। शरीर तापमान बढ़ जाता है, बीएमआर बढ़ जाता है, हृदय दर बढ़ जाती है, पल्स रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये सब जो है वो किसके हैं, अतिस्रावन से होने वाले जो रोग है। थायरोक्सिन हार्मोन का जब अतिस्रावन होता है तो क्या हो जाता है, नेत्र सिंधि रोग या एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हो जाता है। तो ये तो थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावन और अधिकता से होने वाले रोग थे। अब आप ये भी जानते हो कि एक अभी मैंने सेल पढ़ाई थी कि पैराफोलिकुलर सेल्स होती है थायराइड ग्रंथि में, स्पेशल सेल्स होती है जिनको कि हम क्या बोलते हैं, पैराफोलिकुलर सेल्स। अब वो जो पैराफोलिकुलर सेल्स है उनके द्वारा कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि पैराफोलिकुलर सेल्स जो होती है उनके द्वारा एक हार्मोन का स्रावन होता है पैराफोलिकुलर सेल्स के द्वारा, और उसका नाम क्या है, टीसीटी यानी कि थायरोकैल्सीटोनिन। इस थायरोकैल्सीटोनिन को आप चाहो तो इसे कैल्सीटोनिन भी कह सकते हो, राइट। अब प्रश्न उठता है कि यह हार्मोन क्या करता है, तो यह हार्मोन जो है पैराफोलिकुलर सेल से सिक्रीट होने वाला जो ये हार्मोन है टीसीटी, ये क्या करेगा, तो यह रक्त में कैल्शियम व फॉस्फेट के स्तर को क्या करता है, कम करता है, के स्तर को कम करता है, राइट। ये जो है ये हार्मोन करता क्या है, तो यह हार्मोन मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन को ये क्या करता है, बढ़ाता है, कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। यह हार्मोन मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आप ये भी कह सकते हो कि यह हार्मोन फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि ईसीएफ, या आप कह सकते हो इसे हिंदी में बाह्य कोशिकीय द्रव्य, यह क्या करता है, बाह्य कोशिकीय द्रव्य। यह हार्मोन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि बाह्य कोशिकीय द्रव्य, यह हार्मोन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि बाह्य कोशिकीय द्रव्य में कैल्शियम के स्तर को क्या करता है, कैल्शियम के स्तर को कम करता है, ओके। कैल्शियम के स्तर को क्या करता है, कम करता है। अब एक चीज याद रखना, टीसीटी हार्मोन, पीटीएच हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, अब पीटीएच हार्मोन क्या है, पैरथ हार्मोन। पीटीएच हार्मोन क्या है, पैरथ हार्मोन। किसने स्रावित किया इसे, पैराथाइरॉइड ग्रंथि ने क्या किया, स्रावित किया, पैराथाइरॉइड ग्रंथि ने स्रावित किया। तो टीसीटी हार्मोन पीटीएच हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। क्यों, क्योंकि पीटीएच हार्मोन जो होता है, पीटीएच हार्मोन रक्त में क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को क्या कर देता, बढ़ा देता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है वह यूरिन में फॉस्फेट के लेवल को बढ़ाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह हार्मोन तो मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ा रहा था, ये और रक्त में कम कर रहा था। ये रक्त में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है और यूरिन में फॉस्फेट के लेवल को क्या करता है, ये रक्त में कैल्शियम के लेवल को तो बढ़ाएगा और यूरिन में फॉस्फेट के लेवल को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो यूरिन में फॉस्फेट को क्या करेगा, स्थापित करेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो टीसीटी है, टीसीटी के अल्पस्रावन से
अल्प स्त्रावन से, टीसीटी के अल्प स्त्रावन से क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि छिद्रता रोग हो जाता है, जिसमें बोन का जो घनत्व होता है, जिसको हम बोन डेंसिटी कहते हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। बोन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट, ये था थायराइड ग्रंथि के ऊपर हिंदी मीडियम वीडियो। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, इन्हें लाइक कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।